हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड में हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य को एक साथ डिस्कस किया है और आने वाले वीडियोस में हम अलग अलग काल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसे, साहित्य के मूल में परिवर्तित सामूहिक चित्तवृत्तियों को आधार बनाकर साहित्य की परंपरा का व्यवस्थित अनुशीलन ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने असल में यहाँ पर क्या कहा है कि जो साहित्य है वो असल में समाज का प्रतिबिंब है। जैसे कहते हैं ना कि फिल्मों के बारे में भी कि हमारी फिल्में समाज का प्रतिबिंब है, यानी जो समाज में होता है वही हमारी फिल्मों में होता है। तो असल में साहित्य भी जो है वो समाज का प्रतिबिंब है। आमतौर पे सोसाइटी में जो कुछ भी होता है तो कला उसे जो है आपके सामने एक मिरर की तरह, एक दर्पण की तरह शो करती है, ठीक दिखाती है आपको। जनवरी 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। हिंदी इतिहास का यह पहला ग्रंथ था जिसमें हिंदी साहित्य के काल का विभाजन करने का इतना अच्छा प्रयास किया गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, वैसे तो हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से विभाजित किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त जो काल विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर हम उसे ही डिस्कस कर रहे हैं और अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन अलग से डिस्कस करेंगे। तो उसमें किस राइटर ने किस तरीके से काल विभाजन किया है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मान्यता, या समझ लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल के ही विभाजन को सबसे ज़्यादा माना ही जाता है। तो यहाँ पर हमने उसी को आधार बनाकर डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है और ये हैं आदिकाल, जिसे कि वीर गाथा काल भी कहा जाता है। एक और खासियत है रामचंद्र शुक्ल के जो है काल विभाजन में कि इसमें दोहरे नामकरण की पद्धति अपनाई गई है, आदिकाल और वीर गाथा काल। ऐसा क्यों? क्योंकि आदिकाल में किसी वीर की जो है बहादुरी के बारे में, उसकी महानता के बारे में लिखा जाता था, तो इसीलिए इसको वीर गाथा काल भी कहा गया है। तो आदिकाल सबसे पहला हिस्सा है आदिकाल वीर गाथा काल, जो सन 993 से लेकर 1318 तक का समय है। उसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय में भक्ति की रचनाएं बहुत ज़्यादा हो रही थीं। जैसे सूर, कबीर, तुलसी, ये सारे ही राइटर थे इस ज़माने के। तो भक्ति से भरी हुई रचनाएं थीं जो कि सगुण भी थी और निर्गुण भी थी, इसीलिए इसे भक्ति काल कहा गया है। और यह है सन 1318 से लेकर 1643 तक का समय। इसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल, जो कि रीतिकाल है। ये 1643 से 1843 है। और सबसे आखिर में है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय गद्य का विकास हो रहा था और जो है मुख्य रूप से अब कविता जो है चलन से थोड़ा थोड़ा उतनी पॉपुलर नहीं रह गई थी और गद्य ने उसका स्थान लेना शुरू कर दिया था। तो आधुनिक काल या गद्य काल है सन 1843 से लेके आज तक का समय। तो सबसे पहले हम आदिकाल को डिस्कस करेंगे। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी पहली विशेषता क्या है कि इसमें वीर रस की प्रधानता है, क्योंकि किसी वीर के बारे में बात होगी तो वीर रस की प्रधानता हो ही जाएगी। उसके बाद युद्ध का सजीव चित्रण होता है इस काल में। इसकी वजह ये थी कि ये जो समय था उस समय बहुत ज़्यादा युद्ध होते थे, बहुत ढेर सारे राजा थे पूरे भारत में और वो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। कुछ नहीं तो हर एक राजा 4-5 साल में या 2-3 साल में एक लड़ाई तो लड़ ही लेता था। तो बहुत युद्ध का ज़माना था ये। तो युद्ध का बहुत ही सजीव चित्रण भी हुआ है। ऐतिहासिक घटनाओं का भी यहाँ पर बहुत अच्छा चित्रण है। श्रृंगार व अन्य रसों का समावेश है। तो देखिए, मुख्य रूप से तो वीर रस की प्रधानता रहती थी, लेकिन उसके साथ साथ श्रृंगार और अन्य रसों का भी समावेश होता था, तभी एक अच्छा काव्य बनेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि हिंदी फिल्में हैं तो अगर एक्शन मूवी है तो उसके बावजूद भी उसमें थोड़ा बहुत गाना और कॉमेडी वगैरह रहती है। तो उसी तरह यहाँ पर वीर रस की प्रधानता होती थी, लेकिन श्रृंगार और अन्य रसों का समावेश भी होता था। प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग होता था इस समय पे। इस समय की भाषा आज की भाषा से बहुत ही अलग है।
आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं उनका यशगान। एक और खासियत थी कि इस समय के जो राजा होते थे तो अपना कोई राज कवि या दरबारी कवि रखते थे, और ये जो कवि होते थे ये अपने आप को आश्रय देने वाले, यानी उन्हें जो आश्रयदाता जो राजा थे जो उन्हें आश्रय देते थे उनकी बहुत तारीफ करते थे कि अरे ये तो बहुत बहादुर हैं, बहुत उनका यशगान करते थे। तो ये सारी चीज़ें प्रचलित थीं आदिकाल के समय में। आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो आप देखेंगे कि हमेशा जो जैसे कवि हैं चंद्रवरदाई, तो चंद्रवरदाई किसके जो है राज कवि थे? ये थे पृथ्वीराज चौहान के। तो इन्होंने क्या लिखा है? चंद्रवरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। तो इसमें पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की बहुत प्रशंसा की गई है कि वो कितने बहादुर थे और बिना देखे भी शब्द भेदी तीर चलाते थे, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो इसी तरह नरपति नाल एक कवि थे जो कि बीसल देव के यहाँ के कवि थे, और इन्होंने बीसल देव रासो लिखी है। जगनिक ने परमाल रासो लिखी है और इसका आला खंड है। ये बहुत ही पॉपुलर जो है काव्य था ये भी, जगनिक वाला। इसके अलावा शारंगधर का हमीर रासो है और दलपति विजय का खुमान रासो है। ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, और भक्तिकाल जो है ये मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित था। एक थी सगुण धारा और दूसरी थी निर्गुण धारा। सगुण धारा में ईश्वर के सगुण रूप की आराधना की गई है, और निर्गुण धारा में जो निराकार ईश्वर है उसकी आराधना की गई है। लेकिन सगुण धारा भी दो भागों में विभाजित है, क्योंकि इसमें ईश्वर जो का साकार रूप की आराधना की गई है, तो इसमें भी दो शाखाएं हैं। पहली है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। जबकि जो निर्गुण धारा है इसमें लोगों का मतलब इसके जो कवि थे वो क्या कहते थे कि ईश्वर को पाने के दो रास्ते हैं। इन लोगों का मानना था, एक थी ज्ञान मार्गी शाखा की, ज्ञान से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, जबकि दूसरी थी प्रेम मार्गी शाखा, यानी कि प्रेम से इन लोग ईश्वर को पाने का प्रयास करते थे। इनका मानना था कि ज्ञान से नहीं, सिर्फ प्रेम से ही ईश्वर को पाना संभव है। तो आइए अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। भक्तिकाल को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला है सगुण और दूसरा है निर्गुण धारा। तो इसमें सगुण धारा क्या है? भक्तिकाल की इस काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया है। इसे दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। तो पहले हम जो है राम भक्ति शाखा के बारे में बात कर लेंगे। इस शाखा में राम के जीवन चरित्र को आधार बनाया गया तथा इनके माध्यम से समाज को आदर्श मूल्यों, स्वस्थ गुणों, सामाजिक पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें सबसे पहले हैं तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। इसके अलावा अग्रदास हैं, इन्होंने अष्टयाम, और नाभादास ने भक्तमाल लिखी है। केशवदास की रामचंद्रिका भी एक बहुत ही प्रमुख जो है काव्य रचना है इस समय की। दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर काव्य रचना की गई है। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं हैं सूरदास की सूरसागर, मीराबाई की पदावली और रसखान की प्रेम वाटिका। इस शाखा में अष्टछाप के कवि थे। देखिए, अष्टछाप जो है एक ग्रुप था, और ये जो है 8 विद्वानों को दीक्षा दी थी। यहाँ पर जो है सूरदास के जो गुरु हैं विट्ठल दास, उन्होंने, तो उन्हीं 8 जो दिग्गज हैं अष्टछाप के, तो उसमें से जो है सूरदास भी एक थे। बल्कि सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। तो उसके प्रमुख कवि यही थे। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है निर्गुण धारा। जिन कवियों ने ईश्वर को निराकार रूप में, यानी ईश्वर के निराकार रूप में जो है अपने काव्य में स्थान दिया है, उन्हें निर्गुण धारा के कवि के रूप में जाना जाता है। इसे दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि पहला है ज्ञान मार्गी और दूसरा है प्रेम मार्गी। तो पहले हम ज्ञान मार्गी को डिस्कस करेंगे। ज्ञान को ही ईश्वर तक जाने का मार्ग मानकर जिन्होंने काव्य साधना की, वे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें पहले हैं कबीर, जिनकी जो है कबीरदास की पहली कौन सी इनकी सबसे प्रमुख रचना है बीजक, और दूसरे हैं रैदास। रैदास भी एक बहुत ही प्रमुख कवि थे, जिनकी प्रमुख रचना है रैदास की बानी। लेकिन इनकी बहुत सारी रचनाएं जो है आपको जो सिखों का धर्म ग्रंथ है गुरुवाणी, उसमें इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इसके अलावा गुरु नानक की सिद्ध गोष्ठी।
इसके बाद है प्रेम मार्गी शाखा, जिन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोलना चाहा। वे सभी प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत परिणत हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें पहले मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी बहुत ही फेमस जो है रचना है पद्मावत। इस पर एक मूवी भी बनी थी अभी कुछ समय पहले, काफ़ी उसमें कंट्रोवर्सी हुई थी, पद्मावती नाम से, शायद उसका नाम पद्मावती है, आई एम नॉट श्योर। तो पहले हैं मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरे हैं शेख रहीम, इनकी रचना है प्रेम रस, और तीसरे हैं नसीर, इनकी रचना है प्रेम दर्पण। भक्तिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला कि साकार एवं निराकार ब्रह्म की उपासना होती थी इसमें। दूसरा कि रहस्यवादी कविता का प्रारंभ यहाँ पर हो गया था। आध्यात्मिकता और सदाचार से प्रेरणा लेते थे लोक कल्याण के पद पर काव्य का चरमोत्कर्ष यानी समाज की भलाई के बारे में बातें होती थीं। समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग और प्रकृति सापेक्ष वर्णन यानी कि प्रकृति का यहाँ पर काफ़ी अच्छा वर्णन किया जाता था। नेक्स्ट है रीतिकाल। रीतिकाल काव्य की 3 धाराओं में विभाजित किया गया। तो रीतिकाल का जो काव्य है उसको भी 3 धाराओं में विभाजित किया जा सकता है। पहला है रीतिबद्ध काव्य, जो रीतिकालीन जो प्रचलन थे, जो तरीके थे, उनसे जो बंधा हुआ काव्य होता था, यानी इस समय के जो तौर तरीके थे उनमें जो बंधा हुआ काव्य होता था उसे रीतिबद्ध काव्य कहते थे। दूसरा है रीति मुक्त काव्य, यानी इस समय के जो तौर तरीके थे उनसे जो मुक्त काव्य था उसे रीति मुक्त काव्य कहते थे। और तीसरा है रीति सिद्ध काव्य। तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, अब आप 1 मिनट थोड़ा रीतिकाल के बारे में, इसके इतिहास के बारे में भी समझ लेते हैं कि जो रीतिकाल का समय था, इस समय भारत में एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना हो चुकी थी। तो यहाँ पर दिल्ली का एक प्रमुख राजा होता था और बहुत सारे छोटे छोटे राजपूत और दूसरे राजा होते थे जो कि उससे किसी न किसी तरीके की संधि किए होते थे। तो वो दिल्ली के राजा से नहीं लड़ते थे, यानी दिल्ली सल्तनत का जो भी राजा होता था या मुगल वंश के राजा होते थे तो इन लोग उनसे लड़ नहीं सकते थे, ये उनसे संधि करे रहते थे। वह ऐसा ही है कि जैसे आप उनसे तो लड़ नहीं सकते, और क्योंकि बाकी सारे छोटे राजा भी जो है दिल्ली की सरकार से संधि किए हुए हैं तो वो आपस में भी नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि अगर वो आपस में लड़ेंगे तो दिल्ली के सिंहासन पे जो भी बैठा होगा तो वो कहेगा कि अगर तुमने किसी को हाथ लगाया, अगर उसकी तरफ देखा भी तो तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा, इस टाइप के डायलॉग होते थे। तो इसी वजह से इस समय युद्ध नहीं हो सकता था, और युद्ध नहीं हो सकता था तो राजा का काम ही क्या बचा कि बस चुपचाप बैठो अपने महल में और युद्ध के बारे में तो सोचो भी मत, और क्या करो, यही कविता वविता सुनो, गीत सुनो, यही सारा काम करो। तो यही राजाओं का काम था। तो इस समय युद्ध होता बिल्कुल नहीं था। तो युद्ध नहीं होगा तो फिर राजा क्या करेंगे, जो करेंगे वही रीतिकाल में होता है। तो आइए चलिए देखें प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। तो यहाँ पर ऐसा होता था कि प्रकृति का उद्दीपन के रूप में चित्रण किया जाता था, और ब्रज मिश्रित अवधी भाषा का प्रयोग। देखिए, अवधी भाषा को आगे बढ़ाने में 2 राइटर हैं, पहले हैं मलिक मोहम्मद जायसी और दूसरे हैं तुलसीदास। इन लोगों ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। इसके पहले जो है जो प्रमुख भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, लेकिन अवधी को जब इन लोगों ने आगे बढ़ाया तो धीरे धीरे अवधी भाषा ने ब्रज भाषा की जगह ले ली। तो ये समय आप देख सकते हैं कि ब्रज मिश्रित अवधी भाषा का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो वीर रस है, उसके साथ अब श्रृंगार रस भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पर वास्तविक युद्ध नहीं हो सकते, केवल कविताओं में ही राजा की बहादुरी के बारे में उनके जो कवि होते थे वो कुछ न कुछ बता देते थे। नीति और भक्ति संबंधी काव्य रचनाएं होती थीं और मुक्तक काव्य रचनाएं भी की जाती थीं। इस काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। घनानंद की सुजान सागर, केशवदास की कविप्रिया और रामचंद्रिका, पद्माकर की पद्माभरण और भूषण की शिवराज भूषण, बिहारी की बिहारी सतसई। इस समय के सबसे जो प्रमुख कवि थे, जो सबसे अच्छे कवि थे, वो बिहारी माने जाते हैं और इनकी ही प्रमुख रचना है बिहारी सतसई। रसनिधि की विष्णुपद कीर्तन। अगला है आधुनिक काल। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। देखिए, यहाँ पर संवत है, सन नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा संवत 1900 से माना जाता है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों एवं परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ। इस काल में धर्म, दर्शन, कला
एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के विकास क्रम को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो इसमें देखिए, आप देखिए कि आधुनिक काल जो है उसे भी और कई चीज़ों में, कई भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला है भारतेंदु युग। इसका नाम भारतेंदु युग इसलिए है क्योंकि इस समय के जो सबसे प्रमुख राइटर थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इन्होंने जो है हिंदी गद्य के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो उनके इसी योगदान की वजह से, क्योंकि वो ही प्रमुख कवि थे, बाकी के राइटर उनको फॉलो करते थे या उनके जैसा लिखना चाहते थे, तो भारतेंदु युग इसे कहा जाता है। और ये है सन 1850 से लेके 1900 तक का समय। इसके बाद द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग इसलिए है क्योंकि जो ये वक्त था 1900 से 1920 तक का, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी सबसे प्रमुख राइटर थे और बाकी सभी लोग उन्हें फॉलो करते थे। तो एक पत्रिका थी, शायद सरस्वती, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, लेकिन सरस्वती ही थी, तो उसके ये संपादक थे। ठीक है, और इस पत्रिका के ही माध्यम से इन्होंने जो हिंदी साहित्य है उसका जो गद्य है उसको, उसका क्या व्याकरण होगा, किस तरह से उसको लिखा जाएगा, तो उसको एक साकार रूप देने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही बड़ा योगदान था। तो इसे कहते हैं द्विवेदी युग। ये 1900 से 1920 तक का समय है। इसके बाद आता है छायावादी युग, सन 1920 से 1936 तक का समय। अगर आप में से किसी कोई इंग्लिश लिटरेचर का भी स्टूडेंट है तो समझिए कि छायावाद लगभग बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज है। तो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद आता है प्रगतिवादी युग, जो कि सन 1936 से लेकर 1943 तक का समय है। प्रगतिवादी युग जो है, इसके बाद प्रयोगवादी युग है इसके बाद, जो कि 1943 से लेकर 1950 तक का समय है। और सबसे आखिर में है नई कविता, सन 1950 से आज तक का समय है। कुछ नई कविता के कवियों को तो हम भी जानते हैं। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग को अब देखिए, इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, कि भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस युग के कवियों में नवीन के प्रति मोह, साथ ही प्राचीन के प्रति आग्रह भी था। यानी ये नवीन को भी, नई चीज़ों को भी पसंद करते थे, लेकिन ये पुरानी चीज़ों से भी जुड़े रहना चाहते थे। भारतेंदु युग नव जागरण का युग है। इसमें नई सामाजिक चेतना उभर कर आई। भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति तत्कालीन राजनीति का अभिन्न अंग थी, जिसका स्पष्ट प्रभाव इस युग के कवियों में देखा जा सकता है। देखिए, इस समय बड़ी कठिनाई थी क्योंकि जो भारत की आज़ादी की भी मतलब लोगों के अंदर इच्छा होने लगी थी और भारत था अंग्रेज़ों का गुलाम। तो आप देशभक्ति भी थी और राजभक्ति दिखानी पड़ती थी। जैसे न्यूज़पेपर में या और जगहों पर कुछ लिखते थे तो उसमें इंग्लैंड की जो है भी तारीफ़ करनी पड़ती थी, वहाँ के शासन की भी तारीफ़ करनी पड़ती थी, भारत के जो वायसराय वगैरह हैं, नहीं तो उनका प्रेस ही बंद कर दिया जाता। तो ये दोनों ही चीज़ें होती थीं। और भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएँ देखिए क्या हैं, यहाँ पर आगे बताई गई हैं। पहली है कि राष्ट्रीयता की भावना। इस युग के कवियों में देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया। दूसरा है सामाजिक चेतना का विकास। इस काल का काव्य सामाजिक चेतना का काव्य है। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने हेतु कविताएं लिखीं। और तीसरा है हास्य व्यंग। हास्य व्यंग शैली को माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन तथा सामाजिक अंधविश्वासों पर करारे प्रहार किए गए। देखिए, जब कोई चीज़ काफ़ी स्ट्रांग होती है तो आप उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं, तो ऐसे में हंसी मजाक या व्यंग की शैली अपनाकर ही आप पश्चिमी सभ्यता या विदेशी शासन, उस समय जो इंग्लैंड का शासन था, और जो सामाजिक अंधविश्वास जो थे वो भी काफ़ी मजबूत थे, तो उनको इसी का सहारा लेकर ही उनकी आलोचना की जा सकती थी। चौथा है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। तो भारतेंदु युगीन कवियों ने अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति अपना विरोध कविताओं में प्रकट किया है। सबसे आखिरी पांचवी खासियत क्या है कि विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। इस काल में काव्य के विविध रूप दिखाई देते हैं, जैसे मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य आदि। तो देखिए, एक और ख़ास बात है कि जब इस समय जो है गद्य लेखन की शुरुआत हुई थी, लेकिन सवाल ये था कि गद्य की भाषा कौन सी होगी, वो हिंदी होगी, खड़ी बोली होगी, अवधी होगी या ब्रज होगी। तो आइए अब देखते हैं और भारतेंदु युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में।
तो कौन कौन से कवि हैं? पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद ही हैं, और यह है प्रेम सरोवर और प्रेम फुलवारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र, इनकी प्रमुख रचना है प्रेम पुष्पावली। जगमोहन सिंह की देवयानी, राधाचरण गोस्वामी की नौभक्त माल और अंबिका दत्त व्यास की भारत धर्म। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आपने सोच समझ के ग्रेजुएशन में अपना सब्जेक्ट हिंदी लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अनजाने में बस यूं ही ले लिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की, खासतौर से यूपी स्टेट गवर्नमेंट या नॉर्थ इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इधर के बिहार हो, तो यहाँ पर जो है हिंदी का एक पेपर होता है जिसमें हिंदी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो आपके लगभग 50% क्वेश्चन हिंदी से ही आते हैं। तो ग्रेजुएशन में आप अगर अच्छे से अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप ऑलरेडी दूसरे स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो अपने हिंदी सब्जेक्ट को सीरियसली लीजिए। बाई चांस अगर आपको मिल गया है तब भी इसे सीरियसली लीजिए और अच्छे से इसकी पढ़ाई करिए, क्योंकि ये प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी वगैरह किसने लिखी है, नौभक्त माल किसने लिखी है, ये सब एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। तो इसे अच्छे से पढ़िए। इसके बाद आता है भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। तो इसका नाम किस पर पड़ा है ये देखते हैं। यह युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। देखिए, अभी लास्ट उसमें बताया था हमने आपको कि भारतेंदु युग में कि सवाल ये था कि जो खड़ी बोली है उसका इस्तेमाल किया जाए कविता में, या फिर ब्रज भाषा का किया जाए, या फिर अवधी भाषा का किया जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। यानी इस समय के आते आते निश्चित हो गया कि खड़ी बोली ही कविता का भी माध्यम होगी। उसमें जो है मतलब कविता में भी खड़ी बोली में ही लिखा जाएगा। इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इस काल में प्रबंध काव्य भी पर्याप्त संख्या में लिखे गए। अनेक कवियों ने ब्रज भाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। इस काल में खड़ी बोली को ब्रज भाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। साथ ही विकसित चेतना के कारण कविता नई भूमि पर प्रतिष्ठित हुई। तो देखिए, ये जो समय था, तो इस समय निश्चित हो गया कि अब ब्रज भाषा का समझ लीजिए कि बहुत बुरा समय आ गया ब्रज भाषा के लिए। इस समय से ब्रज भाषा जो राष्ट्रीय भाषा बन सकती थी, तो ये निश्चित हो गया कि अब ये ब्रज भाषा नहीं बन पाएगी, बल्कि खड़ी बोली ही हमारी भाषा होगी। तो खड़ी बोली असल में कहाँ की भाषा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैं फिर इस वीडियो में नहीं, आगे आने वाले किसी वीडियो में बताऊँगा कि असल में खड़ी बोली कहाँ की भाषा है। जगह उत्तर प्रदेश में ही है, तो आपको बताना है कि कहाँ की भाषा है खड़ी बोली। ठीक, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ की भाषा है। आपको कमेंट सेक्शन में आज ही बताना है। द्विवेदी युग की काव्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं ये? पहला है कि देशभक्ति। द्विवेदी युग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला। देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और जब तक आज़ादी नहीं मिल जाएगी तो देशभक्ति की भावना तो बढ़ती ही जाएगी। तो द्विवेदी युग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला। इस काल में देशभक्ति विषयक लघु एवं दीर्घ कविताएं लिखी गईं। दूसरा है कि अंधविश्वास तथा रूढ़ियों का विरोध। इस काल में की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए। तीसरा है वर्णन प्रधान कविताएं, यानी ऐसी कविताएं जो किसी चीज़ का वर्णन कर रही हों। तो वर्णन प्रधानता इस युग की कविताओं की विशेषता है। चौथा है मानव प्रेम। द्विवेदी युगीन कविताओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से मिलती है। प्रकृति चित्रण, आखिर पांचवा इसकी विशेषता है, इस युग के कवियों में प्रकृति के अत्यंत रमणीय चित्र खींचे हैं। प्रकृति का स्वतंत्र रूप में मनोहारी चित्रण मिलता है। द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहले हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं पंचवटी, जयद्रथ वध और साकेत। दूसरे हैं राम नरेश त्रिपाठी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्वप्न, पथिक और मिलन। तीसरे हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं समर्पण और युग चरण। इसके बाद हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और काव्य मंजुषा और सुमन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रिय प्रवास और रस कलश प्रमुख रचनाएं हैं। तो द्विवेदी युग के बाद आता है छायावाद। हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद प्रेम भावना, प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों
तथा भाव व्यापारों के आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उसे छायावाद कहा गया। देखिए, छायावाद का भी हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह, यानी कोई जो बहुत बड़ी चीज़ है उसके प्रति जो किसी छोटी चीज़ का जो विद्रोह है, उसे छायावाद माया माना जाना है, यानी वही छायावाद है। प्रकृति पर चेतना के आरोप को भी छायावाद कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन को छायावाद माना है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार छायावादी कविता वाणी का वह लावण्य है जो स्वयं में मोती के पानी जैसी छाया, तरलता और युवती के लज्जा भूषण जैसी श्री से संयुक्त होता है। यह तरल छाया और लज्जा श्री ही छायावादी कवि की वाणी का सौंदर्य है। छायावादी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या विशेषताएं इसमें? पहली क्या है कि व्यक्तिवाद की प्रधानता, यानी किसी समाज के बजाय किसी व्यक्ति को महत्व दिया गया है। तो देखिए, छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। वहाँ कवि अपने सुख दुख एवं हर्ष शोक को ही वाणी प्रदान करते हुए खुद को अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पर क्योंकि कवि अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, वो सोसाइटी की बात नहीं कर रहा है, इसलिए उसका सब्जेक्ट जो है वो तो सीमित हो जाता है, लेकिन वो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है अपने आप को व्यक्त कर सकता है, क्योंकि वो उसका पर्सनल, उसकी व्यक्तिगत जीवन है वो। दूसरा है श्रृंगार भावना। छायावादी काव्य मुख्यतया श्रृंगारी काव्य है, किंतु उसका श्रृंगार अतीन्द्रिय सूक्ष्म श्रृंगार है। छायावाद का श्रृंगार उपभोग की वस्तु नहीं अपितु कौतूहल और विस्मय का विषय है। उसकी अभिव्यंजना में कल्पना और सूक्ष्मता है। तीसरा है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा है। कहीं प्रकृति को नारी के रूप में देखकर उसके सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण किया गया है। और चौथा क्या है कि अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। अज्ञात सत्ता के प्रति कवि में हृदयगत प्रेम की अभिव्यक्ति पाई जाती है। इस अज्ञात सत्ता को कवि कभी प्रेयसी के रूप में तो कभी चेतन प्रकृति के रूप में देखता है। छायावाद की यह अज्ञात सत्ता ब्रह्म से भिन्न है। और पांचवा है नारी के प्रति नवीन भावना। छायावाद में श्रृंगार और सौंदर्य का संबंध में नारी से है। रीतिकालीन नारी की तरह छायावादी नारी प्रेम की पूर्ति का साधन मात्र नहीं है, वह इस पार्थिव जगत की स्थूल नारी न होकर भाव जगत की सुकुमार देवी है। अच्छा, देखिए, यहाँ पर दो बात और महत्वपूर्ण है छायावाद के बारे में याद रखने लायक। पहली ये है कि जयशंकर प्रसाद जो हैं वो छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन हैं, तो वो है जयशंकर प्रसाद। और छायावाद की त्रयी कौन है? प्रसाद, पंत और निराला, यानी कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए, यहाँ पर महादेवी वर्मा नहीं है, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। वो भी बहुत ही प्रमुख छायावादी कवि हैं, लेकिन वो छायावादी त्रयी का हिस्सा नहीं है। इसके बाद है छायावाद के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जयशंकर प्रसाद की कामायनी, आंसू और लहर, महादेवी वर्मा की नीरजा, निहार, रश्मि और सांध्य गीत, सुमित्रा नंदन पंत की पल्लव, गुंजन, ग्रंथि और वीणा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका, गीतिका और परिमल, और राम कुमार वर्मा की आकाशगंगा, निशीथ और चित्ररेखा। तो छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद भौतिक जीवन से उदासीन, आत्मनिर्भर, सूक्ष्म, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में लोक के विरुद्ध स्थूल जगत की तार्किक प्रतिक्रिया है। यह काव्यधारा कला की अपेक्षा जीवन को, व्यक्ति की अपेक्षा समाज को और स्वाद उन्नति की अपेक्षा सर्वानुभूति को प्रधानता देती है। तो देखिए, ये बिल्कुल छायावाद के अपोजिट है। छायावाद में क्या होता था कि कला का ज़्यादा महत्व था,
जबकि जीवन की सच्चाइयों से लोग दूर भागते थे। इसके अलावा व्यक्ति का ज़्यादा महत्व था, समाज का नहीं, यानी आपको ज़्यादा महत्व मिलेगा बजाय कि सोसाइटी के। और जबकि यहाँ पर क्या हो गया कि व्यक्ति की अपेक्षा समाज को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा और स्वाद उन्नति की अपेक्षा सर्वानुभूति को प्रधानता दी गई है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, अच्छा होता हमेशा यही है लिटरेचर में या साहित्य में कि एक चीज़ जो होती है, जो बहुत हिट होती है, बहुत पॉपुलर होती है, धीरे धीरे उसकी अति हो जाती है और उसके बाद का जो समय होता है, तो वो छायावाद के बाद प्रगतिवाद को ही आना है कि जो चीज़ें छायावाद में बहुत हद से ज़्यादा हो गई हैं, तो उसके अपोजिट, उसके विपरीत प्रगतिवाद में चीज़ें होंगी। तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति सहानुभूति। तो जो छायावादी कवि जो सपने की दुनिया में रहते थे, उनके ठीक अपोजिट जो प्रगतिवादी कवि हैं, तो वो अपने समाज में आ गए हैं। तो जब समाज में आ गए हैं तो वो देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो दूसरों का शोषण कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है। तो अब शोषकों के प्रति विद्रोह है और शोषितों के प्रति सहानुभूति है। प्रगतिवादी कवियों ने किसानों, मजदूर पर किए जाने वाले पूंजीपतियों के अत्याचार के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया है। आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। इस युग के कवियों ने आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल देते हुए निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के अंतर को समाप्त करने पर बल दिया है। तीसरा है नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर। तो प्रगतिवादी कवियों ने नारी को उपभोग की वस्तु नहीं समझा है, वरन उसे सम्मानजनक स्थान दिया है। नारी को शोषण से मुक्त कराने हेतु भी इन्होंने प्रयास किए हैं। और चौथा है ईश्वर के प्रति अनास्था, यानी कि अब ये ईश्वर में विश्वास नहीं है इन लोगों को। इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया है। वे ईश्वरीय शक्ति की तुलना में मानवीय शक्ति को अधिक महत्व देते हैं। और पांचवा है प्रतीकों का प्रयोग, यानी अपनी भावनाओं को स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए इस काल के कवियों ने प्रतीकों का सहारा लिया है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो पहले हैं नागार्जुन, बहुत ही महान कवि थे। तो इनकी जो है रचना है युग धारा। इसके बाद है केदारनाथ अग्रवाल, इनकी है युग की गंगा। त्रिलोचन की धरती और रांगे राघव की पांचाली और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुकुरमुत्ता। तो आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देखिए, छायावादी कवि हैं प्रमुख, और ये प्रगतिवाद में भी उस समय भी ये लिखते थे। तो कुकुरमुत्ता जो है एक प्रगतिवादी कविता है। नागार्जुन जो थे ये जवाहरलाल नेहरू के पहले मित्र थे और बाद में उनके बहुत बड़े आलोचक बन गए थे और उनके लिए इन्होंने बहुत सारी जो है कविता लिखी है। कभी होगा तो पॉसिबल होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे कोई ऐसी अच्छी कविता। इसके बाद आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद अज्ञे ने लिखा है, ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अज्ञे के संपादन में प्रतीक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। उसमें प्रयोगवाद का स्वरूप स्पष्ट हुआ। सबसे पहले प्रथम ताल सप्तक का संपादन हुआ। सन 1951 में दूसरा ताल सप्तक प्रकाशित हुआ और तत्पश्चात तीसरा ताल सप्तक जीवन और जगत के प्रति अनास्था प्रयोगवाद का एक आवश्यक तत्व है। ठीक, तो ये 3 ताल सप्तक हैं, ये कब कब प्रकाशित हुए हैं। और उसके बाद क्या बताया गया है कि जीवन और जगत के प्रति अनास्था। तो प्रयोगवाद की खासियत क्या है कि इन्हें जीवन और इस दुनिया में कोई इनकी आस्था नहीं है, ये इनका एक आवश्यक तत्व है। साम्यवाद के प्रति भी अनास्था उत्पन्न कर देना उनका लक्ष्य है। देखिए, जो प्रयोगवाद के पहले प्रगतिवाद था, छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया, तो उसकी खासियत क्या थी कि उस समय साम्यवाद बहुत प्रभावी था, क्योंकि जो रशिया है, जो रूस है, तो वहाँ पर जो है साम्यवादी शासन था और वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से सभी जगह आगे बढ़ता जा रहा था। इंडिया में भी पॉपुलर हुआ था, क्योंकि देखिए जो भगत सिंह थे तो वो भी जो है साम्यवाद में विश्वास रखते थे, तो एक नेशनल इंडियन हीरो। तो ऐसे जो है साम्यवाद काफ़ी पॉपुलर बन गया था। लेकिन इस समय तक आते आते साम्यवाद में भी लोगों का मोहभंग हो चुका था। तो साम्यवाद के प्रति भी अनास्था उत्पन्न कर देना प्रयोगवादी कवियों का लक्ष्य था। जबकि जो प्रगतिवादी कवि थे वो ज़्यादातर, जैसे नागार्जुन वगैरह हैं, तो वो साम्यवादी विचारधारा से बहुत ही प्रभावित थे। वह काल को केवल कला के लिए, कला को केवल कला, देखो ये भी एक जो है इंग्लिश लिटरेचर से ली गई चीज़ है कि आर्ट फॉर आर्ट से,
ना, यानी कि मतलब कला जो है वो केवल कला के लिए है। कला का उद्देश्य कोई आपको ज्ञान देना, बहुत बुद्धिमानी की बातें बनाना नहीं है, बल्कि कला केवल कला के लिए है। तो इन लोग क्या कह रहे हैं कि प्रयोगवाद के जो लोग थे ये कला को केवल कला के लिए, अपने अहम की अभिव्यक्ति के लिए मानता है। ठीक, यानी उसका मानना है कि कला जो है वो केवल कला के लिए है और इसका उद्देश्य मुझे जो है कि मैं अपने आप को व्यक्त कर सकूं, केवल यही कला का उद्देश्य है कि जिसके माध्यम से कलाकार खुद को एक्सप्रेस कर सके। ठीक, अहम का विसर्जन तथा साहित्य का सामाजिकरण इसका महत्वपूर्ण लक्षण था। इन कवियों की अनुभूति का केंद्र इनका अहम है, इनकी वाणी में मैं का तीव्र विस्फोट है। तो एक बार फिर से देखिए कि जो प्रगतिवाद था, सबसे पहले छायावाद में क्या था कि व्यक्ति की प्रधानता थी, उसके बाद प्रगतिवाद में समाज की प्रधानता हो गई, व्यक्ति को छोड़ दिया गया। जबकि अब आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि इन कवियों की अनुभूति का केंद्र इनका अहम है, इनकी वाणी में मैं का तीव्र विस्फोट है। यानी एक बार फिर से समाज को छोड़ दिया गया है और व्यक्ति की प्रधानता हो गई है। तो इस तरह से समय बदलता रहता है दुनिया में। आज जो हिट है, जो पॉपुलर है, कल वही चीज़ नहीं पसंद की जाएगी, और आज जो नहीं पसंद किया जाता है कल वही फिर से पसंद किया जाने लगेगा। प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली क्या है कि प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। इन्होंने प्रेम भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश कर दिया है। इसके बाद है निराशावाद की प्रधानता। जाहिर सी बात है, अब देश आज़ाद हो चुका था, तो जबकि और उस हिसाब से चीज़ें हो नहीं रही थी जैसी लोगों को उम्मीद थी, तो एक निराशा आ गई थी और निराशा की प्रधानता इस कविता में आपको दिखाई भी देती है। इस काल के कवियों में मानव मन की निराशा, कुंठा व हताशा का तथ्यात्मक रूप से वर्णन किया गया है। यथातथ्य मतलब जैसा है वैसा ही वर्णन किया गया है। अहम की प्रधानता। फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित ये कवि अपने अहम को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए, फ्रायड जो थे ये एक बहुत ही महान जो है, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो ज़रूर फ्रायड को जानते होंगे। तो इनके भी जो मनोविश्लेषण है उसका बहुत असर लिटरेचर पर पड़ा था, और हर लैंग्वेज की लिटरेचर पर, ऐसा नहीं कि हिंदी पर, बल्कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इंडियन सभी लिटरेचर पर फ्रायड का प्रभाव है। तो उसी की वजह से यहाँ पर इन्होंने अपने अहम को अधिक महत्वपूर्ण माना है। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। इस काल के कविताओं में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर हुआ है। इन कवियों ने रूढ़ि मुक्त नवीन समाज की स्थापना पर बल दिया है। और पांचवी इसकी क्या विशेषता है कि व्यंग की प्रधानता। इस काल के कवियों ने व्यक्ति व समाज दोनों पर अपनी व्यंग्यात्मक लेखनी चलाई है। तो देखिए, काफ़ी समय बाद एक बार फिर से व्यंग जो है वापस आया पॉपुलैरिटी में। प्रमुख प्रयोगवादी कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो इस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हरी घास पर क्षण भर। दूसरे हैं धर्मवीर भारती, और इनकी प्रमुख रचना है अंधा युग और ठंडा लोहा। देखिए, धर्मवीर भारती जो है बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर थे, और एक अगर आप नॉवेल पढ़ते हैं तो इनकी गुनाहों का देवता पढ़िएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। मूवी देखने से ज़्यादा मज़ा आएगा, तो अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हैं गिरिजा कुमार माथुर। इनकी प्रमुख जो है रचनाएं हैं धूप के धान और नाश और निर्माण। इसके बाद आते हैं भारत भूषण अग्रवाल। इनकी है ओ अप्रस्तुत मन। नरेश मेहता की है बन पाखी। प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद में अंतर निम्नलिखित है। हाँ, तो देखिए, ये मैं काफ़ी देर से आपको बताते चल रहा था, हम भूल गए थे कि यहाँ पर ये चीज़ें भी अवेलेबल है। तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, क्योंकि इसको भी मैंने इसके अंतर को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में क्या अंतर है। तो देख लीजिए कि क्या अंतर है। प्रगतिवाद में मध्यम वर्गीय हताशा, कुंठा तथा मनस्थिति की उहापोह का अंकन है, जबकि प्रयोगवाद में शोषितों, दलितों तथा गरीबों की दशा का वास्तविक चित्रण किया गया है। प्रगतिवाद में सरल भाषा शैली अपनाकर अपनी बात को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जबकि प्रयोगवाद में अनपढ़ शब्दावली, असंबद्ध उपमाओं तथा रूपकों का प्रयोग किया गया है। प्रगतिवाद में जिंदगी का यथार्थ चित्रण है, जबकि प्रयोगवाद में बौद्धिकता की प्रधानता है। प्रगतिवादी जन साधारण से सहानुभूति रखते हैं, जबकि प्रयोगवाद में
वैयक्तिकता की प्रधानता है। अब इसके बाद आता है नई कविता। प्रयोगवादी कविता का ही आगे का दौर नई कविता के रूप में उभरा है। वस्तुतः नई कविता की विषय वस्तु मात्र चमत्कार न होकर एक भोगा हुआ जीवन यथार्थ है। नई कविता परिस्थितियों की उपज है। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता है जिसमें नवीन भावबोध, नए मूल्य तथा नया शिल्प विधान है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहली बार मनुष्य की विवशता, असहायता तथा निरुपायता सामने आई और उसने अस्तित्व के संकट का अनुभव किया। घुटन, आक्रोश और नैराश्य में व्यंग का जन्म लेना स्वाभाविक था, इसलिए नई कविता में व्यंग की भी प्रधानता रही है। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई है। लघु मानव यानी जो साधारण इंसान है, जो छोटा इंसान है, जिसका दुनिया में कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, उसको भी जो है महत्वपूर्ण माना गया है, उसकी प्रतिष्ठा की गई है, मतलब उसे भी कहानी का नायक बनाकर प्रस्तुत किया गया है। प्रयोगों में नवीनता, नए नए भावों में, नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया है, यानी नए भाव नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे तो प्रयोगों में नवीनता है। और क्या है? अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। मानव व समाज दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ चित्रण किया गया है। बिंब, प्रयोगवादी कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की है। व्यंग की प्रधानता, इस काल में मानव जीवन की विसंगतियों, विकृतियों एवं अनैतिकतावादी मान्यताओं पर व्यंग रचनाएं लिखी गई हैं। नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो पहले हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचनाएं सन्नाटा, गीत फरोश। दूसरे हैं कुंवर नारायण, इनकी रचना है चक्रव्यूह, आमने सामने। इसके बाद आते हैं जगदीश गुप्त, इनकी प्रमुख रचनाएं नाव के पांव और बोधि वृक्ष। इसके बाद हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार बहुत ही बड़े कवि हैं इस समय के। तो सूर्य का स्वागत और साय में धूप इनकी प्रमुख रचना है। श्रीकांत वर्मा की माया, दर्पण और मगध प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों, ये था हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको बिल्कुल शुरू से अंत तक जो है हम लोगों ने पढ़ डाला है, लेकिन इसके बाद अब हम आने वाले वीडियोस में इनके अलग अलग हिस्से को, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, छायावाद, इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे और भी ज़्यादा डिटेल में। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। हिंदी पर ये मेरा पहला वीडियो था, और आप और किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं? हिंदी पर तो अब हम सारा आपका सिलेबस कंप्लीट कर ही देंगे। इसके अलावा आप और किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।